नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। योगी ने आज साफ साफ कह दिया, हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए, हिंदुओं को त्योहार मनाने का पूरा हक है। कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले योगी का यह बड़ा बयान आया। योगी ने आज खुलकर हिंदू हित की बात की। यूपी में योगी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी हिंदुओं की आस्था की लगातार बात कर रहे हैं। यूपी में 280 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 65% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। हिंदू वोट की अहमियत शायद अखिलेश को भी समझ में आ गई, लेकिन अब योगी ने यूपी चुनाव को और ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया। यूपी चुनाव में मंदिर बनाम कब्रिस्तान भी बड़ा मुद्दा बन गया है। आज योगी ने अखिलेश यादव को डायरेक्ट चैलेंज दिया। योगी ने पूछा है, अखिलेश ने अपने कार्यकाल में कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों पर कब्जा किया और कब्रिस्तान के लिए कितना पैसा खर्च किया, वो खुलकर बताएं। हिंदुओं का सम्मान, हिंदू पर्व और त्योहार, हिंदुओं की आस्था, हिंदू परंपरा और सनातन धार्मिक हिंदू विरासत का संरक्षण। हिंदू 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 यूपी में एक ही शब्द गूंज रहा है। यूपी में हिंदू प्रथम, हिंदू फर्स्ट हो गया है। यूपी में हिंदू का नारा गूंजा तो अखिलेश भी सनातन का नाम लेकर चुनावी मैदान पर उतर आए। सनातनी बहुत दुखी हैं। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। जो सनातन है वही समाजवादी है। यूपी चुनाव से पहले हिंदू दिखने की, हिंदू बनने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 27 के चुनाव में हिंदू ही मुद्दा है, हिंदू पर ही दांव लगा है, हिंदू ही जिताएगा, हिंदू ही सरकार बनवाएगा, हिंदू भाग्य विधाता। मेरा यह मानना है, हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहन और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहन और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। अखिलेश यादव लाल टोपी से सीधे भगवा रंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब से अखिलेश ने मंदिर और हिंदुओं की आस्था की बात करनी शुरू की है, तब से योगी ने अखिलेश यादव की हिंदू नीति का सच बताना शुरू कर दिया है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। यूपी चुनाव अब मंदिर बनाम कब्रिस्तान पर पहुंच गया, लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त मुस्लिम मोहल्लों की तरफ देख भी नहीं रहे, मुस्लिम वोटों की गिनती भी नहीं कर रहे हैं, ना मुस्लिम समाज के साथ बैठक कर रहे हैं, ना मुस्लिम सीटों के गठजोड़ में लगे हैं। उनको चिंता है तो सिर्फ हिंदुओं की। इसकी वजह है हिंदू वोट पावर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी में 10.68 करोड़ हिंदू वोटर्स हैं। यूपी के 72 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। यूपी में देश की सबसे ज्यादा आबादी है। यूपी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नजरिया, लेकिन सबसे कॉमन एक बात है, हिंदू पावर। बुंदेलखंड में 92% हिंदू आबादी है। पूर्वांचल में 83% हिंदू हैं। अवध में 78% हिंदू हैं। पश्चिम यूपी में हिंदू 72% है। ब्रज क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 82% है। यानी यूपी में जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। 2017 और 2022 में हारने के बाद ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ में आ गई है। इसलिए राम मंदिर के नाम पर अखिलेश हिंदू वोटरों को साइकिल पर बैठाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास हिंदुओं को उनके करीब जाने नहीं देता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इनसे प्रायोरिटी समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों नहीं सोच सकते थे। यूपी में 403 विधानसभा सीट हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है, जबकि 280 सीटों पर हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। यानी टोपी पहनकर विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन बिना माथे पर टीका लगाए यूपी का सिंहासन नहीं मिलने वाला है। पिछले 9 साल से अखिलेश एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिसमें योगी को घेरा जा सके, एक ऐसी बात की तलाश में है जिससे योगी को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन पिछले 9 साल में जो मुद्दे बने हैं वो सब योगी के काम आते हैं। 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे। जैसे ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस सामने आया, अखिलेश को लगा यही मौका है, यही वक्त है जब वो चुनाव बदल सकते हैं। अखिलेश ने राम का नाम जोरों से लेना शुरू किया। उनको लगा था योगी की जुबान पर श्री राम नहीं आएंगे, लेकिन यहीं अखिलेश का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। योगी ने राम का जयकारा और जोरों से लगाना शुरू कर दिया। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। ये बात एकदम सच है। चुनाव ना एसी कमरों से लड़े जाते हैं, ना कमांड सेंटर में बैठकर चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए सड़क पर आना होता है, एक एक विधानसभा की मार्किंग करनी होती है, जमीन पर जाकर सीधे संवाद करना होता है। समाजवादी पार्टी में अभी चुनावी योजना बन रही है। अखिलेश लखनऊ के वॉर रूम से एक्टिव हैं, जबकि योगी ने सीटों की काउंटिंग भी शुरू कर दी है।
9 जून को योगी ने लखनऊ में कार्यक्रम किया। यहां पर 9 विधानसभा सीट है। 12 जून को नोएडा आए। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा है। 12 जून को वाराणसी दौरा। वाराणसी जिले में 8 विधानसभा आती है। 13 जून को आजमगढ़ दौरा। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा आती है। 13 जून को गोरखपुर गए। गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा आती है। 18 जून को उन्नाव गए। उन्नाव जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 18 जून को कानपुर गए। कानपुर जिले में 10 विधानसभा आती हैं। 19 जून को अयोध्या। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं। 20 जून को ललितपुर। ललितपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं। 20 जून को झांसी गए। झांसी में 4 विधानसभा आती है। 21 जून को महोबा गए। महोबा में 2 विधानसभा आती है। 21 जून को हमीरपुर गए। हमीरपुर में 2 विधानसभा आती है। 22 जून को फिरोजाबाद और अलीगढ़ गए। फिरोजाबाद में 5 सीट और अलीगढ़ में 7। 25 जून को संत कबीर नगर गए। संत कबीर नगर में 3 सीट। 26 को देवरिया। देवरिया में 7 विधानसभा सीट है। 28 जून को हाथरस दौरा। हाथरस जिले में 3 विधानसभा सीट है। 19 जून को पीलीभीत और मुरादाबाद दौरा किया। पीलीभीत जिले में 4 सीट और मुरादाबाद में 6। 30 जून को रामपुर गए। रामपुर में 5 सीटें आती हैं। जून के महीने में योगी ने 20 जिले कवर कर लिए थे। लगभग हर रोज एक जिले की रिपोर्ट ऑन ग्राउंड जाकर ले रहे थे। हर जिले में जाकर योगी राम मंदिर, अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर खुलकर बोल रहे थे। जो लोग कर नहीं सकते थे वे ब्लेम लगाते हैं। जिनकी क्षमता नहीं थी आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया? अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी पर टिके रहे। राम मंदिर ट्रस्ट में योगी सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति में योगी का कोई रोल नहीं था। न राम मंदिर व्यवस्था में यूपी सरकार दखल देती है। इसके बावजूद अखिलेश चढ़ावा चोरी से योगी का वोट काटने में लगे थे। दूसरी तरफ योगी 2027 के लिए वोट जोड़ रहे हैं। जुलाई में चुनावी कैलकुलेशन और तेज हो गया। 1 जुलाई को योगी सहारनपुर गए। सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 जुलाई को प्रयागराज दौरा था। प्रयागराज जिले में 12 सीट है। 7 जुलाई को योगी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर पहुंचे। प्रतापगढ़ में 7 सीटें और सुल्तानपुर में 5 सीटें आती हैं। 9 जुलाई को रामनगरी चित्रकूट, चित्रकूट में 2 विधानसभा है। 10 जुलाई को बांदा और बस्ती में योगी गए। बांदा में 4 और बस्ती में 5 सीटें हैं। 11 जुलाई को कुशीनगर गए। कुशीनगर में 7 सीटें आती हैं। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। पिछले 1 महीने में योगी ने आधे यूपी को कवर कर लिया। बीजेपी जहां पर जीती वहां पर योगी गए। जहां पर बीजेपी नहीं जीती थी वहां भी योगी गए। और वहां पर हारने के बाद क्या घाटा हुआ, जनता को यह भी बताया। भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता।
27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। योगी ने यूपी चुनाव का एक राउंड पूरा कर लिया है। 9 जून से 11 जुलाई तक योगी ने 28 जिलों का दौरा किया। इस दौरान 132 विधानसभा को कवर किया। 2022 में इन 28 जिलों की 132 सीट में से 92 में बीजेपी थी, 40 में हार मिली थी। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी खासियत है, उनको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता है। जहां पर बीजेपी आगे है वहां की रिपोर्ट है, और जहां पर बीजेपी को खतरा है वहां की तो डिटेल रिपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। पूर्वांचल उनकी कर्मभूमि भी है और चुनाव भूमि भी। यहां पर योगी सबसे मजबूत हैं। 2022 में गोरखपुर की 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कुशीनगर में भी 7 में 7 पर जीत मिली थी। देवरिया में भी क्लीन स्वीप था। वाराणसी में भी ऐतिहासिक जीत मिली थी। जब योगी अपनी कर्म भूमि में जाते हैं तो उनका अंदाज एकदम अलग रहता है। रवि किशन थे कि नहीं थे? रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन के साथ कितने लोग यहां पे फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं? आप पहले दुबे जी के साथ काम करिए तो अब उनके साथ भी काम करेंगे ना? अगर एक ही मंच पर मुख्यमंत्री योगी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो तो माहौल जबरदस्त बन जाता है। जब एक योद्धा होता है पूज्य महाराज जी की तरह, 27 का चुनाव कब आ रे वाह। विरोधी जो भी गंदा सोच रखते हैं, जो भी बदनाम करना चाह रहे हैं सनातन को, छोड़ दस। जनता के मालूम बस सच्चाई का, और जनता के विश्वास बा हमरे महाराज जी पर। जनता के मालूम हो पूज्य महाराज जी दिन रात खट के कैसे मेहनत करना। हर रोज जिला में 2 कार्यक्रम, हर रोज एक जिला, हर जगह पे एगो मेडिकल कॉलेज, हर जगह सड़क, हर जगह रोजगार, हर जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिला में पलायन बंद हो गई हो। ऐसा महाराज जी के केहू बदनाम करे, भूल जा। 17 से बड़ी जीत हुई, लिखला 27 में। हर हर महादेव। याद रखिया हो विरोधी। योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर का है, जहां पर उनको 2022 में एक भी जीत नहीं मिल सकी थी। आजमगढ़ जिले में 10 सीटें आती हैं, 10 में बीजेपी हारी थी। अंबेडकर नगर में 5 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी हारी। गाजीपुर में 7 में मिली हार। कौशाम्बी में 3 सीट, यहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। शामली में 3 विधानसभा आती है, यहां पर भी बीजेपी को एक भी जीत नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, शामली को छोड़ दें तो हर जिले में हिंदू आबादी 80% के करीब है, लेकिन फिर भी बीजेपी की हार एक बड़ा सवाल है। शामली जिले में 57% हिंदू हैं, अंबेडकर नगर में 82% हिंदू, गाजीपुर में 89% हिंदू आबादी है, कौशाम्बी में 50। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 80% हिंदू है और आजमगढ़ जिले में 82% हिंदू हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है। 22 में भी सपा को जीत मिली, 24 में भी अखिलेश यादव की रणनीति काम आई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सांसद रह चुके हैं और अभी धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। योगी 27 में आजमगढ़ को हर हाल में जीतना चाहते हैं। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया, इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार।
और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे, और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। इस बार इस किले को तोड़ने के लिए मायावती ने नया दांव खेला है जो बीजेपी के बड़े काम आ सकता है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीएसपी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार, 2 यादव, 2 ठाकुर और 2 सुरक्षित सीटों पर दलित समाज से प्रत्याशी को उतारने की रणनीति बना रही हैं। इससे सीधा नुकसान अखिलेश के पीडीए को होगा। अखिलेश यादव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो जानते हैं उनकी राजनीति में धर्म से ज्यादा जरूरी जाति है। बहनों और भाइयों, विकास की योजनाओं का विकल्प कोई नहीं हो सकता, और याद रखना, जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है वो इन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने का कार्य है। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई पुरसा हल नहीं था। इसलिए जब मेरठ में छात्रा हत्याकांड पर बवाल हुआ तो वो मेरठ पहुंच गए। छात्रा का परिवार दलित समाज से है, चंद्रशेखर और मायावती एक्टिव हैं, तो अखिलेश अपना पीडीए कैसे पीछे रख सकते हैं? अखिलेश यादव इस बार पीडीए और कांवड़ का भी गठबंधन करवा रहे हैं। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। योगी ने बात ऐसे ही नहीं कही। 27 के चुनाव से पहले ये आखिरी सावन है। इस बार कांवड़ रूट में श्रद्धा आस्था के साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी बात होगी, और कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा गांव के लोग आते हैं और जिसमें दलित समाज की अच्छी खासी संख्या होती है। अखिलेश यादव राम मंदिर के बाद कांवड़ पर जरूर निगाहें टिकाएंगे, क्योंकि हिंदू वोट और पीडीए वोट दोनों एक साथ अखिलेश को यहां मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। हिंदू वोट के लिए लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव जानते हैं 27 में सत्ता तक सिर्फ हिंदू पहुंचा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने आज संदेश दिया, अपने पिता अली खामनेई की मौत का बदले लेने की बात कही। मुस्तफा ने कहा कि पूरा ईरान यही चाहता है। ट्रंप ने कहा अगर उनकी हत्या की कोशिश हुई तो ईरान पर 1000 मिसाइल से हमला करेंगे। अगर उससे भी ईरान काबू में नहीं आया तो 1000 मिसाइलों का और स्टॉक भी तैयार है। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया है। ईरान ने खुद युद्ध खत्म करने की नई शर्त रखी है। अमेरिका से $400 बिलियन की मांग की है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी से खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ गई है। क्या युद्ध का फैसला अब मिसाइलों से होगा? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के पास हॉर्मुज खोलने के लिए सिर्फ 16 घंटे हैं।
अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो ट्रंप तबाही मचा देंगे। ट्रंप के ऑर्डर पर 1000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। मुस्तफा ने अगर ट्रंप को मारने की कोशिश की तो ईरान का संपूर्ण विनाश कर देंगे। ट्रंप ईरान पर इतने बम मारेंगे जितने पहले कभी नहीं मारे गए। ईरान के किल द ट्रंप वाले स्लोगन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत सीरियस ले लिया है। ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं कि अगर अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति पर ईरान हमला करता है, उन्हें मारने की जुर्रत करता है, तो अमेरिका की मिलिट्री ईरान में महातबाही मचा देगी। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की 1000 मिसाइलें तैयार हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम का कोई दफ्तर, कोई नेता नहीं बचेगा। अगर दुश्मन गहरे से गहरे बंकर में भी बच गया तो 1000 और मिसाइलों से अमेरिका हमले करेगा। ईरान पर मिसाइलें तब तक गिराएगा जब तक तेहरान में महाविनाश नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल हमले सिर्फ अरब सागर में तैनात जंगी बेड़ों से नहीं होंगे। ये हमले सिर्फ अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 19 बेस से नहीं होंगे। ये हमले पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका के हथियार तैनात हैं, वहां से होंगे। ट्रंप 28 फरवरी से शुरू युद्ध में महाविनाश की धमकी 32 बार दे चुके हैं। 7 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। 10 जुलाई को ट्रंप ने कहा था, आज रात ईरान के सभी पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने इस बार धमकी दी है, 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं, निशाने पर ईरान है। अगर ईरान ने ट्रंप पर हमले की गुस्ताखी की तो एक साथ 1000 मिसाइलें कहर बनकर टूट पड़ेंगी, पूरे ईरान को तबाह कर देंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के 133 दिन हो चुके हैं। 60 दिन का सीज फायर टूट चुका है। युद्ध में अमेरिका 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें खर्च कर चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब $36 लाख है। अमेरिका 1100 से ज्यादा JASSM-ER, जिन्हें ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, वो चला चुका है। अमेरिका के पास इनका कुल स्टॉक करीब 1500 का है। अमेरिका 75% स्टॉक पहले ही खत्म कर चुका है। ट्रंप युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुके हैं। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख है। युद्ध के पहले ही राउंड में अमेरिका करीब $25 अरब फूंक चुका है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका अपनी धरती से ईरान पर मिसाइल अटैक कर महाविनाश कर सकता है। उसे मिडिल ईस्ट या गुआम जैसे बेस पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल ही काफी है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मिनटमैन 3 को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
अमेरिका से तेहरान की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर है। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल सिर्फ 25 से 30 मिनट में तेहरान को भस्म कर सकती है। ट्रंप की मिनटमैन 3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार गिरा सकती है। यह 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। एक बार में कई परमाणु हथियारों को ले जाकर अंतरिक्ष से ईरान के कई शहरों में गिराकर महातबाही मचा सकती है। मिनटमैन 3 ठोस ईंधन से चलने की वजह से तुरंत लॉन्च की जा सकती है। ट्रंप की धमकियों को मुस्तफा ने हवा में उड़ा दिया है। कोम शहर में खामेनेई की याद में हुई श्रद्धांजलि सभा में मुस्तफा का संदेश पढ़ा गया। मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा। बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। ईरान अमेरिका में एमओयू साइन होने के बाद ट्रंप की युद्ध कला बदल गई है। टारगेट चेंज हो गए हैं। पहले राउंड में टारगेट इस्लामिक रिजीम के अड्डे थे। पहले ही दिन खामेनेई के अड्डे को उड़ाकर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की थी। फिर तेल डिपो पर हमले हुए। ईरान ने हॉर्मुज पर बारूद बरसाया। दूसरे राउंड में टारगेट पूरी तरह से बदल गए हैं। अब चाबहार से बुशर और बंदर अब्बास तक अमेरिका ने तबाही मचाई है। अमेरिका ने चीन और रूस जाने वाले रेल और सड़क मार्गों पर हमले किए हैं। हॉर्मुज में चलने वाली छोटी अटैक बोट्स को निशाना बनाया है। हॉर्मुज के आसपास ईरान के द्वीपों पर बमबारी की है। ये वही संसाधन है ईरान जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलने के लिए करता है। अमेरिका ने अब ईरान को एक दिन की सशर्त मोहलत दी है। ईरान एक दिन में हॉर्मुज खोलने का ऐलान करे, सबके लिए टोल फ्री रूट की मुनादी करे और अपनी गलती माने कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमला उसकी गलती थी। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। पीस डील में ईरानी वार्ताकार टीम के हेड कालिबाफ कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सेंटकॉम ने दावा किया है कि हॉर्मुज में अब ईरान का कंट्रोल नहीं है। हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों को अमेरिका पूरी सुरक्षा दे रहा है। हॉर्मुज से अब तक 800 कमर्शियल शिप गुजर चुके हैं। 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज को पार कर चुका है। नाकेबंदी के डर से ईरान ने रातों रात 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल समंदर में भेज दिया है। हम पड़ोसी देशों और अमेरिका के सहयोगियों को बताना चाहते हैं कि अब तक हमने पूरी तरह से संयम बरता था और पड़ोसी होने के नाते हमने कई बातों का ध्यान रखा था, लेकिन अब से हमारे संयम के समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका या उसका कोई भी साथी हमारी रेड लाइंस को पार करने की जुर्रत करता है तो हमारा जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह इस क्षेत्र की सीमाओं के बहुत आगे तक जाएगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों की बुनियादी ढांचों, तेल और गैस संपत्तियों को इस तरह से निशाना बनाएंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका और उसके साथ आने वाले कई सालों तक तेल और गैस से वंचित रह जाएंगे। 24 घंटे में हॉर्मुज खोलने की धमकी मिलने के बाद ईरान ने हॉर्मुज में तैनाती बढ़ा दी है। क्रूज मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन तैनात कर दिए हैं। यूएन में अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया है कि जो जहाज ओमान के रास्ते हॉर्मुज पार करने जाते हैं, ईरान उन पर अटैक करता है। ये यूएन की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। Over the last week, Iran has taken actions that defy the substance and the spirit of the understanding established between our two countries. We have witnessed Iran deploy cruise missiles and UAVs, weapons that are restricted under these Security Council resolutions, against commercial vessels lawfully transiting Omani waters and infrastructure in Bahrain, Jordan, Kuwait, and Qatar. Iran's leaders have a historic opportunity to transform their country for their people. The decision is theirs. ईरान के काउंटर अटैक के इरादों को भांपकर अमेरिका ने हॉर्मुज और अरब सागर के आसपास 20 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसमें 2 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में इंटरसेप्टर और क्रूज मिसाइलें भर्ती गई हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश ने पोजीशन ले ली है। इससे अंदेशा बढ़ रहा है कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में है।
हॉर्मुज का फैसला बम बारूद से होगा या कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा, यह 24 घंटे में तय हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मस्कट पहुंचे हैं, जहां ओमान के साथ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान दोनों को जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने को कहा है। अब समझिए झगड़ा किस बात का है। पहला रास्ता सदर्न रूट कहलाता है, जो हॉर्मुज के दक्षिणी छोर से जाता है, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के करीब से होकर गुजरता है। दूसरा रास्ता नॉर्दर्न रूट कहलाता है, जो ईरान के जल क्षेत्र के करीब से होकर जाता है। सदर्न रूट को अभी तक सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ बारूदी सुरंगें ना के बराबर है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने ज्यादातर जहाजों को इसी रास्ते से निकलने की सलाह दी है। जो भी जहाज इस रास्ते से जाते हैं, उस पर ईरान की IRGC ड्रोन अटैक करती है। ईरान का दावा है कि यह वैकल्पिक मार्ग ही इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन है। ईरान दावा करता है कि MOU में तय हुआ है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही होगा। Islamabad MOU responsibility for maritime navigation through the Strait of Hormuz, including its reopening and all necessary demining operations, rests exclusively with Iran. Any attempt by external actors to interfere with or establish parallel arrangement would violate the MOU, undermine its implementation, delay the restoration of normal commercial navigation, jeopardize maritime safety, and increase regional tensions. In light of the United States' persistent and ongoing violations of the international obligation, Iran recalls the responsibility of the Secretary General and Security Council under the UN Charter to maintain international peace and security. ट्रंप अगर 1000 मिसाइलें चलाते हैं तो मुस्तफा क्या करेगा? ईरान के पास मिसाइलों का कितना स्टॉक बचा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 1500 से 2100 के बीच दागने के लिए तैयार मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से तबाही मचाने के बावजूद ईरान ने मिसाइल स्टॉक का 70% हिस्सा रिकवर कर लिया है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में बने लॉन्च पैड 90% ऑपरेशनल है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब सवाल उठता है कि इस बार मिसाइल युद्ध छिड़ा तो कौन भारी पड़ेगा? ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है। युद्ध के पहले दौर में इन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के कई इलाकों को खंडहर कर दिया था। ईरान के पास खुर्रमशहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की सज्जल मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। यह 2000 किलोमीटर तक घातक असर डालती है। सज्जल मिसाइल रास्ता बदलते हुए चलती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान की इमाद मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करती है। ईरान की शहाब मिसाइल 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें युद्ध के पहले दौर में अपनी ताकत दिखा चुकी हैं। ईरान की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में फतेह 2 सबसे घातक है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन के रेडार जब तक इसे ट्रैक करते हैं, यह टारगेट पर पहुंच जाती है। ईरान की खैबर शेकन क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। यह अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। 28 फरवरी को युद्ध का आगाज इजरायल और अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किया था। यह मामला अब भी उलझा हुआ है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की जांच अमेरिका और IAEA से कराने को राजी है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड है। इससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल के डर से ईरान ने उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा इस्फहान में अंडरग्राउंड टनल में छुपा दिया गया है, जिसके एंट्री पॉइंट्स को बमबारी करके ईरान ने उड़ा दिया है। यह करीब 200 किलो तक का हो सकता है। दूसरा हिस्सा नतांज के पिकेक्स माउंटेन में छुपा कर रख दिया है, जहां ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जिन पर बंकर बस्टर बमों का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। तीसरा हिस्सा फोर्डो में छुपाए जाने की आशंका है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी कोई खास जानकारी नहीं है।
the International Atomic Energy Agency indicated that it had not conducted any in-field verification activities under the Nuclear Non-Proliferation Treaty Safeguards Agreement. The agency also reported a significant deterioration in its situational awareness following the attacks against Iran by the United States and Israel that began on 28 February 2026. It had now lost continuity of knowledge across all of Iran's declared nuclear facilities. खाड़ी में इजरायल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान जैसा कोई देश इस मामले में उसकी बराबरी करे। नेतन्याहू इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल को चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का परमाणु छीनने के लिए इजरायल कभी भी नए हमले शुरू कर सकता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के केंद्र बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत रहना होगा। ईरान ने युद्ध खत्म कर डील मानने के लिए एक नई शर्त थोप दी है। अमेरिका पहले ईरान को $400 बिलियन दे। ईरान ये रकम अमेरिका से युद्ध की भरपाई के लिए मांग रहा है। ट्रंप ने इस मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल $400 बिलियन का फंड 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले का है, जब पहलवी शासकों ने अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने और सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए यह रकम अमेरिका में जमा की थी। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से संबंध बिगड़ने पर अमेरिका ने इस रकम को जब्त कर लिया था। ईरान अगर ट्रंप की सभी शर्तें मान लेता है तो अमेरिका $24 बिलियन डिफ्रीज करा सकता है। इसके अलावा $300 बिलियन का एक और फंड दे सकता है। वहीं ट्रंप की धमकियों का मजाक अमेरिकी उड़ा रहे, क्योंकि धमकी देने के बाद जैसे ईरान थोड़ा झुकता है, ट्रंप उसकी तारीफें करने लगते हैं। अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान समझ गया है कि ये दबाव बनाने की टैक्टिक के सिवा कुछ नहीं है।